वेलकम इन बायो की एकेडमी। हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है क्लास 9 से 12 तक, जिसका हमारा क्लास 9 का सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर और उसके रिलेटेड एमसीक्यूज़ मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। ये रहा सेकंड चैप्टर, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। हमारे पास यहाँ पर इंट्रोडक्शन में कहा गया है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर of biology and other sciences is the problem solving approach called scientific method। हमारे पास जितने भी साइंटिफिक मेथड होता है, एक ख़ास किस्म का मेथड होता है साइंटिफिक, जिससे साइंस के से रिलेटेड या फिर बायोलॉजी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो मसले होते हैं, उन्हें हल करने के लिए एक ख़ास किस्म के मेथड यूज़ किए जाते हैं, जिसे साइंटिफिक मेथड कहा जाता है। और इसी में हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड है। द साइंटिफिक मेथड एक ऐसा साइंटिफिक मेथड इन विच जिसके अंदर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, ज़िंदगी से रिलेटेड जितने भी मसले हैं उससे हल किया जाता है, उसे बायोलॉजिकल मेथड कहा जाता है। इसके बाद हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड्स के स्टेप्स हैं, और ये सारे का सारा चैप्टर बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप्स पर ही है। सबसे पहला स्टेप है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट एंड कंक्लूजन। ये इन सब के बारे में हम वन बाय वन आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लें रिकॉग्निशन ऑफ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना, पहचानना और देखना कि कौन सा मसला है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन अराइज करना। रिकॉग्निशन ऑफ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, हमारे पास सबसे पहला स्टेप है रिकॉग्निशन ऑफ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो फार्मूलेट करना, ताकि उसे आगे जाकर उस पर स्टडी की जा सके। ठीक है ना। सबसे पहला स्टेप हमारे पास ये आ जाता है। मिसाल के तौर पर इन्होंने कहा है कि व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर लंग कैंसर। हमारे पास एक प्रॉब्लम है लंग कैंसर। ठीक है ना। अब हमने लंग कैंसर के बारे में क्या पता करना है, उससे रिलेटेड हम पहले उसका क्वेश्चन फार्मूलेट करेंगे। क्वेश्चन कौन सा होगा? व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स ऑफ लंग कैंसर। लंग कैंसर के रिस्क फैक्टर्स कौन से हैं, कौन सी वजूहात हैं। फिर उसके बाद हमारे पास स्टेप आ जाता है ऑब्जर्वेशन एंड प्रीवियस रिसर्च। ऑब्जर्वेशन आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जब हमें पता चल जाता है, द बायोलॉजिस्ट जो हैं वो क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशंस करते हैं, विच कैन हेल्प हिम, जो कि उन्हें हेल्प करता है इन फाइंडिंग सॉल्यूशंस, उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकालने के लिए। He also recalls his old observations। इसके साथ साथ वो अपनी पहले वाली observations को भी देखते हैं, रिकॉल करते हैं, एंड आल्सो स्टडीज़, और इसके साथ साथ स्टडी करते हैं प्रीवियस रिसर्चेज ऑन द सेम प्रॉब्लम, उसी प्रॉब्लम पर पहले जो रिसर्चेज हो चुकी हैं। ठीक है। ऑब्जर्वेशंस आर मेड विद 5 सेंसेस। ऑब्जर्वेशन 5 सेंसेस पर मिलकर बननी होती हैं। विजन, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट, टच। ठीक है ना। ये 5 सेंसेस हैं ऑब्जर्वेशंस की। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के 2 किस्में होती हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव कहते हैं क्वालिटी से रिलेटेड, क्वांटिटेटिव उसकी क्वांटिटी, मिकदार। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। ठीक है। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि क्वांटिटेटिव जो ऑब्जर्वेशन है, ये देखें, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर कंसिडर्ड मोर एक्यूरेट बिकॉज दीज आर मेजरेबल एंड कैन बी रिकॉर्डेड इन नंबर्स। ये कह रहे हैं कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट, ज़्यादा अच्छी और बेहतर समझी जाती है। क्यों? क्योंकि उसे मेजर भी किया जा सकता है और उसे नंबर्स में रिकॉर्ड भी किया जा सकता है। मीन्स कि उसे अगर हम अपने रिकॉर्ड में रखना चाहें तो उसे नंबर्स में लिखकर हम रख सकते हैं। तो ये ज़्यादा बेहतर होती है
क्वांटिटेटिव, कौन सी? क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव के आपस में फ़र्क कौन सा है और किस किस्म के हैं, ठीक है ना। इन दोनों की डिफ्रेंशिएशन बता रहे हैं। ये हमारे पास है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में हमारे पास डील्स विद नंबर्स, नंबर्स से डील किया जाता है। इसमें हम नंबर्स शो करते हैं कि कौन सी चीज़ कितनी मिकदार में है, जबकि क्वालिटेटिव में हम डिस्क्रिप्शन देते हैं कि किस किस्म की चीज़ है। जबकि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में हम मेजर करते हैं, किसी भी चीज़ को मेजर किया जाता है ताकि वो उसे नंबर्स में लिखा जा सके, जैसे केजी और इन चीज़ों में। और जबकि क्वालिटेटिव में ऑब्ज़र्व किया जाता है और मेजर नहीं होते, ठीक है ना। ज़ाहिर है क्वालिटी में हम मेजर तो नहीं कर सकते, ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि किस किस्म की क्वालिटी है और कैसी है। अब क्वांटिटेटिव में इन्होंने अपनी मेजरमेंट बताई है कि लेंथ हो सकती है, हाइट, एरिया, टेम्परेचर, वॉल्यूम, वेट, कॉस्ट, ये सब कुछ हो सकता है क्वांटिटेटिव में। क्वांटिटी इन सब में बताई जा सकती है। जबकि क्वालिटेटिव में कलर, किसी भी चीज़ का या किसी भी हम प्रॉब्लम का कलर, टेक्सचर, स्मेल, टेस्ट बता सकते हैं। ये दो डिफ्रेंशिएशन थी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस की, जो कि हमारा सेकंड स्टेप था। अब थर्ड स्टेप पर चलते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारे पास कौन सा था कि हमने अपनी प्रॉब्लम को क्वेश्चन में बताना है कि हमारा कौन सा प्रॉब्लम है और उसका क्वेश्चन बनाकर बताना है, ठीक है ना। और सेकंड में उसी क्वेश्चन के बारे में हमने ऑब्जर्वेशन और प्रीवियस रिसर्च देखनी थी। और अब थर्ड में हमने हाइपोथेसिस तैयार करना है। इसे समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हाइपोथेसिस किसे कहते हैं। हाइपोथेसिस एक ऐसी चीज़ को कहते हैं कि जिसमें हम अपनी ऑब्जर्वेशन के ज़रिए एक पॉसिबल आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं उस क्वेश्चन का, ठीक है। सच टेंटेटिव आंसर इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। इस आंसर को हम हाइपोथेसिस कहते हैं। अ गुड हाइपोथेसिस इज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। एक अच्छे हाइपोथेसिस की कौन सी खसूसियात होनी चाहिए। इट इज़ बेस्ड अपॉन द ऑब्जर्वेशन मेड बाय द बायोलॉजिस्ट। एक हाइपोथेसिस कैसे बनता है? ऑब्जर्वेशन से बनता है। ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर हाइपोथेसिस बनाते हैं, उसका पॉसिबल आंसर बनाते हैं। नंबर 2, इट इज़ प्रोपोज स्टेटमेंट टू आंसर द प्रॉब्लम। ये एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो हम बताते हैं, प्रोपोज करते हैं, बताकर दिखाते हैं कि ये ऐसा इसका आंसर हो सकता है, ठीक है ना, हो सकता है। थर्ड, इट इज़ टेस्टेबल थ्रू एक्सपेरिमेंट। मीन्स कि आपने जो आंसर बनाए हैं ना, वो आंसर ऐसे नहीं होना चाहिए कि कोई भी ऐसे बना कर दे दिया जाए, नहीं। वो आंसर ऐसा होना चाहिए कि उसे एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए हम टेस्ट कर सकें, ठीक है ना। जो भी आंसर हम बनाएंगे उससे एक्सपेरिमेंट्स कर सकें उस पर, तो वो आंसर हाइपोथेसिस कहलाएगा। इसके बाद हमारे पास आता है देयर इज़ ऑलवेज a way to disprove the hypothesis after experimentation। और हाइपोथेसिस में ये भी होता है कि अगर हम एक्सपेरिमेंट हाइपोथेसिस पर कर लें और वो सही ना हो तो उसे डिसप्रूव कर दिया जाता है या फिर उसे ख़त्म कर दिया जाता है। तो ये हाइपोथेसिस के करैक्टरिस्टिक्स थे। आ हाइपोथेसिस इज़ अज्यूम्ड एज द पॉसिबल आंसर। हम एज्यूम कर सकते हैं, हम ये समझ सकते हैं या सोच सकते हैं कि हाँ इसका पॉसिबल आंसर जो है ये हो सकता है, ठीक है ना। बायोलॉजिस्ट में मेक मोर देन वन हाइपोथेसिस फॉर अ सिंगल प्रॉब्लम। एक सिंगल प्रॉब्लम या सिंगल क्वेश्चन के लिए दो या दो से ज़्यादा भी हाइपोथेसिस बनाए जा सकते हैं। There is a need to test all hypotheses so that the true one can be selected। हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने के बाद हम उसे ट्रू, उसमें से जो सही हाइपोथेसिस होगा उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। दिस टेस्टिंग इज़ डन बाय एक्सपेरिमेंटेशन। ये टेस्टिंग एक्सपेरिमेंटेशन के ज़रिए ही होती है, ठीक है ना। तो हाइपोथेसिस ऐसे होने चाहिए कि जिसे हम एक्सपेरिमेंट कर सकें जिस पर। But before going to experimentation, biologist makes deduction from
ईच हाइपोथेसिस। चलो भाई, एक और स्टेप यहाँ पर इन्होंने बता दिया। ये बात समझने की ज़रूरत है कि ये कह रहे हैं एक्सपेरिमेंटेशन में जाने से पहले उस हाइपोथेसिस का हम डिडक्शन बनाते हैं। ये डिडक्शन बनाते हैं, बायोलॉजिस्ट मेक्स डिडक्शन फ्रॉम ईच हाइपोथेसिस। हर हाइपोथेसिस का एक डिडक्शन बनाते हैं, बट बिफोर गोइंग टू एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंटेशन से जाने से पहले। इसका मतलब है सबसे पहले हमने प्रॉब्लम को क्वेश्चन में चेंज किया, ठीक है ना, उसके बाद ऑब्जर्वेशन की, फिर हाइपोथेसिस उसका बनाया, पॉसिबल आंसर बनाया, फिर उसके बाद हमारा जो टेस्टिंग वाला एक्सपेरिमेंटेशन है उससे पहले हम डिडक्शन करेंगे। हमारा फोर्थ स्टेप जो है वो डिडक्शन वाला है। डिडक्शन में क्या होता है और कैसे होता है वो देख लेते हैं। डिडक्शंस ये कह रहे हैं कि डिडक्शन एक लॉजिकल सोचने वाली जो चीज़ें होती हैं उसे कहते हैं। कंसिक्वेंसेज ऑफ हाइपोथेसिस एक सोचने वाला आंसर है हाइपोथेसिस का। फॉर मेकिंग डिडक्शन बनाने के लिए द बायोलॉजिस्ट जो है वो हाइपोथेसिस को एक ट्रू लेकर चलते हैं और ये बताते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। मीन्स कि उन्होंने एक क्वेश्चन बनाया था, उस पर ऑब्जर्वेशन की थी, ऑब्जर्वेशन का उन्होंने आंसर बताया था, और आंसर जो बताया था कि तो उन्होंने ये कहा था कि ये अगर सोच लें कि ये आंसर ट्रू है तो इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए। जो रिजल्ट होना चाहिए उसे हम डिडक्शन कहते हैं। आप समझ आइए ना कि उस क्वेश्चन का जो एक्सपेरिमेंट के बाद जो रिजल्ट आएगा ना उसे सिर्फ सोचते हैं और सोच कर फिर बताते हैं कि इसका रिजल्ट ये आना चाहिए। अब मिसाल के तौर पर हम देखते हैं इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ इफ एंड देन, ठीक है ना। इफ अगर ये ऐसे है तो वो ऐसे होगा, इफ एंड देन। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल, इफ ऑल बर्ड्स हैव विंग्स देन पिजन इज अ बर्ड। अगर तमाम परिंदे जो हैं उनके पर होते हैं तो पिजन जो कबूतर होता है उसके वो एक बर्ड है। डिडक्शन हेल्प्स द बायोलॉजिस्ट टू डू एक्सपेरिमेंट्स। डिडक्शन बायोलॉजिस्ट को हेल्प करता है कि वो एक्सपेरिमेंट्स कर सकें। अब एक और इन्होंने एग्जांपल दिए, हाइपोथेसिस इन्होंने बताया कि एक हाइपोथेसिस था ऑल प्लांट्स सेल्स हैव अ न्यूक्लियस। ये एक हाइपोथेसिस है, क्वेश्चन का आंसर है कि इसका क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन में हम ऐसे भी बना सकते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन बनता है ना कि प्लांट्स के अंदर क्या होती है, ठीक है ना। तो हाइपोथेसिस का ये बन गया ऑल प्लांट सेल्स हैव अ न्यूक्लियस। जितने भी प्लांट सेल्स हैं उनके पास न्यूक्लियस होता है, उनके अंदर न्यूक्लियस होता है। अब इसका डिडक्शन कैसे बनेगा ये देख लें। डिडक्शन इसका ये बनेगा, इफ ऑल प्लांट सेल्स हैव अ न्यूक्लियस देन अ न्यूक्लियस विल बी ऑब्जर्व्ड इन ईच सेल ऑफ अ ब्लेड ऑफ ग्लास अंडर द माइक्रोस्कोप। अगर जितने भी पौधे हैं उन सब के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है तो ये देखना ज़रूरी है कि जो ग्रास है, जो घास होती है, उनके ब्लेड, घास के जो पत्ते होते हैं ऊपर वाले, उनके अंदर भी न्यूक्लियस होना ज़रूरी है माइक्रोस्कोप के ज़रिए अगर देखा जा सके तो एक इन्होंने हाइपोथेसिस दिया था, उसका फिर डिडक्शन भी बना दिया कि ये अगर ऐसे कहा गया है तो ऐसे होना चाहिए, ठीक है ना। अब डिडक्शन की समझ आ गई है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्सपेरिमेंट्स का प्रोसेस, ठीक है। एक्सपेरिमेंट का स्टेप आ जाता है इसके बाद हमारे पास फोर्थ वाला। सबसे पहले हमने क्वेश्चन किया था, उसके बाद उस पर ऑब्जर्वेशन और प्रीवियस रिसर्च देखी थी, उसके बाद हमने उसकी हाइपोथेसिस बनाई थी, हाइपोथेसिस के बाद उसका पॉसिबल आंसर डिडक्शन दिया था, पॉसिबल रिजल्ट डिडक्शन दिया था। उसके बाद अब हमारा फोर्थ स्टेप एक्सपेरिमेंट का है जो कि हमने हाइपोथेसिस में पढ़ा था। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। बायोलॉजिस्ट परफॉर्म्स एक्सपेरिमेंट ऑन हिज हाइपोथेसिस एंड चेक्स द डिडक्शन। आप समझ आइए कि क्यों बनाया है हाइपोथेसिस एंड डिडक्शन, क्योंकि बायोलॉजिस्ट एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हाइपोथेसिस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं और अपना जो डिडक्शन बनाया होता है उसे चेक करते हैं कि हमने जो ये पॉसिबल रिजल्ट बनाया था ये सही है कि नहीं, ठीक है। Through experiments, he can find that deductions of some hypotheses have come true, while others have not. Experiment के through ये पता चलता है, he can find, वो ये find पता चला सकते हैं that कि deductions of some hypotheses, कुछ hypotheses की जो deduction है, जो result हमने बनाया have come true, वो true आते हैं, while others have not, जबकि कुछ के नहीं आते।
कुछ के रिजल्ट सही हाइपोथेसिस और डिडक्शन के सही आते हैं, बिल्कुल वैसे आते हैं जैसे उन्होंने कहे थे, और कुछ के वैसे नहीं आते। इन दिस वे ऐसे द हाइपोथेसिस आर प्रूव्ड एज ट्रू और फॉल्स। ऐसे देखा जाता है कि अगर हमारे पास जो डिडक्शन है वो ट्रू आई तो हाइपोथेसिस भी ट्रू होगा, और अगर डिडक्शन हमारे पास फॉल्स हुई, गलत हुई, तो हाइपोथेसिस गलत होगा और उससे हम फॉल्स कह सकते हैं और डिसप्रूव कर सकते हैं, जिसके बारे में हमने ऊपर पढ़ा था। हाइपोथेसिस के बारे में हमने ये पढ़ा था ना कि हम उसे डिसप्रूव भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर हमने इस पॉइंट पर पढ़ा था, ये इस पॉइंट पर दैट, ठीक है, ये वाला, देयर इज ऑलवेज अ वे टू डिसप्रूव द हाइपोथेसिस आफ्टर एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन के बाद हम हाइपोथेसिस को डिसप्रूव कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज देख लें, ठीक है। द फॉल्स हाइपोथेसिस आर रिजेक्टेड, जो कि गलत हाइपोथेसिस होगा उसे हम रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। वाइल जबकि द ट्रू वन आर एक्सेप्टेड, जो ट्रू होगा उसे एक्सेप्ट करेंगे, उसे हम मान लेंगे, ठीक है। बायोलॉजिस्ट मेक्स न्यू डिडक्शंस फ्रॉम द एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस। अब जो डिडक्शन पहले वाली ट्रू हुई थी, जिन्हें उन्होंने एक्सेप्ट किया था, अब उसका अगला स्टेप ये होता है कि उसकी फिर से डिडक्शन बनाते हैं, ठीक है ना। उससे एक और क्वेश्चन एनालाइज करके फिर से उसकी डिडक्शन बनाते हैं। देन ही परफॉर्म्स फर्दर एक्सपेरिमेंट्स ऑन एंड कंफर्म द करेक्टनेस ऑफ हाइपोथेसिस। फिर उस पर फिर से यही प्रोसेस होता है, फिर से उस पर हाइपोथेसिस बनाते हैं, डिडक्शन बनाते हैं और फिर से एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद ये कह रहे हैं कि देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी दैट द रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स डू नॉट सपोर्ट एनी हाइपोथेसिस। और यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है कि कुछ जो एक्सपेरिमेंट है उनका जो रिजल्ट है वो हाइपोथेसिस के साथ मैच ना करे। अंडर दिस कंडीशन न्यू हाइपोथेसिस आर डेवलप्ड एंड टेस्टेड। और इस सूरत हाल में फिर से नए हाइपोथेसिस बनाए जाते हैं और उन्हें टेस्ट किया जाता है। उसके बाद हमारे पास 5th स्टेप है कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। बायोलॉजिस्ट सिलेक्ट डेटा फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट्स। जो बायोलॉजिस्ट हैं वो डेटा सिलेक्ट करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट्स से जो उन्होंने डेटा निकाला होता है। ही एनालाइज द डेटा स्टैटिस्टिकली टू रीच सम कंक्लूजन। उसके बाद वो स्टैटिस्टिक के ज़रिए उस कैलकुलेशन को कंक्लूजन देते हैं, उसका रिजल्ट निकालते हैं, उस रिपोर्ट का या फिर उस एक्सपेरिमेंट्स का जो उन्होंने क्वांटिटेटिव डेटा निकाला होता है, क्वांटिटी उसकी निकाली होती है, उसे स्टैटिस्टिक के ज़रिए कंक्लूजन देते हैं, रिजल्ट देते हैं, एक रिजल्ट निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद कहते हैं ही पब्लिशेज हिज कंक्लूजन इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च आर्टिकल इन साइंटिफिक जर्नल्स एंड बुक्स। फिर उसके बाद जो उनका रिजल्ट निकल आता है तो उससे वो रिसर्च आर्टिकल का नाम देकर साइंटिफिक जर्नल या बुक्स में पब्लिश करवाते हैं, ठीक है ना। अपने रिसर्च को पब्लिश करवाते हैं। ये कह रहे हैं कि जो भी उन्होंने अपना रिजल्ट निकाला, कंक्लूजन निकाली, उसे साइंस सेमिनार या फिर नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर ले जाते हैं, ठीक है। सेमिनार होते हैं साइंटिस्ट के। इट अलाउज अदर पीपल टू वेरीफाई द रिजल्ट एंड अप्लाई द नॉलेज टू सॉल्व अदर प्रॉब्लम्स। ये कहने के इससे वो अपने जो वर्क है उसे अदर साइंस सेमिनार में ले जाते हैं, तो इससे दूसरे साइंटिस्ट जो हैं वो उस पर फिर से तहकीक करते हैं, उसे वेरीफाई करते हैं और फिर दूसरे प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए उस रिसर्च को यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हम ये भी देख लेते हैं कि यहाँ पर इन्होंने क्या किया साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन में। ये बहुत अहम पॉइंट होते हैं, MCQs के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंटेशन देयर आर 2 अरेंजमेंट्स। एक्सपेरिमेंटेशन के दौरान 2 किस्म की अरेंजमेंट बनाई जाती है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप के नाम से, ठीक है ना। 2 अरेंजमेंट बनाए जाते हैं, एक का नाम रखते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, दूसरे का नाम कंट्रोल ग्रुप। बोथ ग्रुप्स आर केप्ट अंडर द सेम कंडीशन एक्सेप्ट फॉर द कंडीशन विच इज़ बीइंग टेस्टेड। दोनों ग्रुप्स को एक ही कंडीशन में रखा जाता है, जबकि एक कंडीशन जिसे हम टेस्ट कर रहे हैं उसके अलावा। अच्छा, मिसाल के तौर पर हम देख लेते हैं, फिर हमें समझ आ जाएगी आपको कि ये कहना क्या चाहते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, यू want to do an experiment to test the necessity of carbon dioxide for photosynthesis। आप ये एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड कितनी ज़रूरी होती है,
ठीक है, इस पर हम एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। यू विल अरेंज 2 सिमिलर प्लांट्स, हम 2 सिमिलर प्लांट्स को अरेंज करेंगे। ठीक है, यू विल प्रोवाइड सॉइल, वाटर, सनलाइट टू बोथ द प्लांट्स, दोनों प्लांट्स को हम सॉइल किसे कहते हैं, मट्टी, पानी और हवा, ये सनलाइट, सूरज की रोशनी, तीनों चीज़ें हम देंगे, दोनों को देंगे। ठीक है, यू विल नॉट प्रोवाइड कार्बन डाइऑक्साइड टू वन प्लांट, हम एक टेस्ट जो करना चाहते हैं वो एक प्लांट को या फिर एक कंडीशन को नहीं देंगे। ठीक है ना, ताकि हमें पता चले कि उसकी क्या नेसेसिटी है। तो हम एक पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देंगे। ठीक है, किसको, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को हम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देंगे। वाइल यू विल प्रोवाइड कार्बन डाइऑक्साइड टू अदर प्लांट कंट्रोल ग्रुप को हम कार्बन डाइऑक्साइड देंगे। ठीक है, द नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रूव्ड व्हेन फोटोसिंथेसिस डज नॉट अकर इन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बट अकर इन कंट्रोल ग्रुप। ठीक है, हमें इस चीज़ से पता चलेगा कि हमने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दी थी तो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं हुई थी, जबकि कंट्रोल ग्रुप में फोटोसिंथेसिस हुई थी क्योंकि वहाँ पर हमने उसे कार्बन डाइऑक्साइड दी थी। इसके बाद हम इस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को देख लेते हैं, सेकंड वाली। ठीक है ना, सेकंड वाली साइंटिफिक इंफॉर्मेशन क्या कहती है हमें। मोर देन 2000 ईयर्स अगो, 2000 साल पहले से भी ज़्यादा पहले, फिजिशियंस वर फैमिलियर विद मलेरिया, फिजिशियन को मलेरिया के बारे में थोड़ा बहुत होना था। ठीक है ना, एट दोज टाइम, उस वक्त, इट वाज नोन एज द डिजीज़ ऑफ चिल्स एंड फीवर, उस टाइम इस डिजीज़ को कहा जाता था द चिल्स, कहते हैं वो जो एक होता है फीवर होता है बुखार, और चिल्स होती है वो जो ठंड लगती है जो। ठीक है ना, इसकी फिर डिजीज़ इन्हें कहा गया था, द डिजीज़ ऑफ चिल्स एंड फीवर। इन ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर मलेरिया हैज़ किल्ड मोर पीपल देन एनी अदर डिजीज़, सबसे ज़्यादा जो अमवात हुई हैं जो वो मलेरिया की वजह से ही हुई हैं हिस्ट्री के अंदर। ठीक है, इसके बाद हम इसके एग्जाम्पल्स आगे जाकर पढ़ेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से आपको इस मेथड का बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा, क्योंकि एग्जाम्पल से ही इंसान का जो कंसेप्ट है वो क्लियर होता है। ठीक है, हमने इसकी सारी आज ये पढ़ लिए, इनके स्टेप्स कौन कौन से हैं और कैसे कैसे इन्हें साइंटिस्ट आगे लेकर चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट में हम इस मलेरिया के बारे में पढ़ेंगे, उससे कैसे ऑब्जर्व किया गया था, उस पर हाइपोथेसिस डिडक्शन कितनी बार बनाई गई थी, वो सारा का सारा हम आगे जाकर ये इसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फॉलो फॉर मोर वीडियोस। ठीक है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, आपको नहीं पता। ठीक है, थैंक यू।